हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 31 हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों का अभी लाइव सेशन नहीं चल रहा है। अ, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आ रहे थे, और जो वो प्रश्न नहीं आए उसको आप एक बार 2 बार देखिएगा। हो सके तो नोट्स भी आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर 31। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, प्रश्न है बहुत ही आसान सा, और बस ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, ठीक है? कोई इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि जो समानता का उदारवादी विचार है, इसमें से इसमें जो समानता का उदारवादी विचार है, कौन इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कानूनी समानता, दूसरा है सामाजिक समानता, तीसरा है आपका राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समानता का जो उदारवादी विचार है, वह कानूनी समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता की बात करते हैं, जबकि जो आर्थिक समानता है, इसके विषय में दोस्तों आपके जो मार्क्सवादी लोग हैं, इसके प्रति काफ़ी रुझान रखते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर हैं और समाजवाद पर ये लोग अधिक बल देते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक समानता। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। प्रश्न कह रहा है कि जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट है कि जब तक शासक दार्शनिक व राजनीतिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। इस तरह का विचार किसका है? कार्ल मार्क्स का है, अरस्तू का है, प्लेटो का है या कौटिल्य का है? तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी लोग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दार्शनिक शासक की बात की गई है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं कि जो दार्शनिक शासक की बात करते हैं वो आपके प्लेटो, इसके बाद आते हैं अरस्तू, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है प्लेटो, यहाँ पे इनका नाम पहले आता है। तो ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर हो जाएगा, प्लेटो, ठीक है? तो याद रखें, प्लेटो ने जो उनकी पुस्तक थी रिपब्लिक, इसमें उन्होंने लिखा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती और राजनीतिक महानता और ज्ञान एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता, तब तक नगर यानी कि राज्यों में बुराइयों जो राज्य होंगे, यह बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। इस तरह से प्लेटो ने अपना विचार दिया था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यह है 3, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों किसमें ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। लोकतंत्री विचार पद्धति, बी है आपका शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, सी है समाजवादी विचार पद्धति और डी दिया गया है समष्टिवादी विचार पद्धति। तो क्या आंसर इसका हो सकता है? आप लोग गेस कर चुके होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न क्या था कि किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा, याद रखिएगा, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। क्या बनेगा? शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति को दोस्तों कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। ऑप्शन जो बनेगा बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, शास्त्रीय उदारवादी या कैसे हम लोग नकारात्मक उदारवादी के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पद्धति के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध होने चाहिए। तो ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4, और प्रश्न है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन की इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह स्टेटमेंट किसका है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास मैजनी, लास्की, वाल्डेयर और जॉन मिल्टन। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो स्टेटमेंट है यह लास्की महोदय का है। किसका है? लास्की का है दोस्तों। लास्की ही ने कहा था दोस्तों। इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, वह इनकी एक पुस्तक थी, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसी में इन्होंने लिखा था, ठीक है,
कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति अभिलाषा होने के कारण ही उनकी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। इनके अनुसार समानता का आशय गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया। तो ऑप्शन जो बनेगा 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को देने वाले आपके लास्की महोदय हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न करा कि संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। दोस्तों, संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, यानी पंचायती राज संस्थाओं से, विधानमंडलों की स्त्रियों की आरक्षण से, शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी की आरक्षण से, या मौलिक कर्तव्य से। दोस्तों, 93वां संशोधन सभी लोगों को पता है कि यह किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं कि यह शैक्षिक संस्थाओं में जो ओबीसी का आरक्षण है दोस्तों, इसी से यह संबंधित है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 93वां संशोधन राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो बनेगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, और जो स्टेटमेंट है देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। और यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्टेटमेंट उल्लिखित है। आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, और सी दिया गया अनुच्छेद 51 का, और डी है आपका अनुच्छेद 56। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है सभी लोगों को पता होगा कि इस आप लोग कर चुके। बहुत ही आसान प्रश्न था और इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान जो 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा एक नया भाग 4 का तथा एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इन मूल कर्तव्यों में से एक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा दोस्तों 51 का, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 7 और प्रश्न है कि कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है 7 नंबर के लिए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त रूप से, या उपराष्ट्रपति। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का एक ऐसे स्थान और समय पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए तारीखों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। ये भी इसके लिए जो है शर्त रखी गई है। तो यहाँ पे प्रश्न का जो 7 नंबर है, इसका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ही दोस्तों सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक को आहूत करने के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 9। प्रश्न है कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है। तो दोस्तों, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जो है एक जो संबंध है वह काफ़ी घनिष्ठ है, जटिल है, कह सकते बहुत पेचीदा है। इसका कारण क्या है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, या एक मिली-जुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार, या सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियां। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? फ्रांस में जो सरकार है और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है काफ़ी जटिल है। इसका कारण आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, और जो इसका सही आंसर होगा एक मिली-जुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पे सरकार और राष्ट्रपति के जो बीच है उनके बीच जो है संबंध काफ़ी जटिल
मुश्किल होते हैं। ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फ्रांस राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का मिला-जुला रूप है, जिसे राष्ट्रपतिवत अथवा संसदीवत भी कहा जाता है। ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो सकता है। देखिए, प्रश्न के निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है। गलत युग्म आपको ढूंढना है। पहला इसमें दिया गया संसदात्मक शासन व्यवस्था और इसके अंतर्गत है ब्रिटेन, भारत, जर्मनी। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसमें दिया गया है अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिण अफ्रीका। और है आपका तीसरा जो ऑप्शन है संघात्मक शासन व्यवस्था, इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस। डी है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो दोस्तों, इसमें यदि सभी देशों को आपको नहीं पता है, सभी देशों के बारे में, तो आप कुछ देशों के जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके विषय में तो जरूर जानकारियां हो, सभी लोगों को होती है। जैसे आप देखेंगे हमारा पड़ोसी देश चीन है। तो चीन में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्या है, संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो और इस लाइन में देखिए आपको चीन भी देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये हमारा जो है सही मैच नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग सी के। तो ऑप्शन सी ही हम इस पे लगा देंगे, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे देशों को देखिए जिसके बारे में आप जानते हो, तब इसका आंसर इस तरह से आसानी से दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11 और प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके पास देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट को। दूसरा है निर्वाचक गण, इलेक्टोरल कॉलेज को। और सी है प्रतिनिधि सभा या डी सीनेट को। तो प्रश्न था कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इस निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको निर्देशित किया जाता है? यदि स्पष्ट बहुमत किसी को न मिले। ठीक है, स्पष्ट का मतलब कि पूर्ण बहुमत। तो यहाँ पे 11 के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वहाँ पे प्रतिनिधि सभा है, ठीक है, इसको निर्देशित करने के लिए जाता है। ठीक है, निर्णय देने के लिए। तो ऑप्शन जो बनेगा सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। आरंभ में जनता जो है एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। यदि निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधित्व सभा करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करे। प्रश्न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है सॉरी क्यों किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्तीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है और आंसर आपको बताना है कि किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्तीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह स्टेटमेंट किसका है? डाइसी का है, लास्की का है, मिटलैंड का है या लॉर्ड ब्राइस का है? तो याद रखिएगा, ऐसा आंसर जो बनेगा, अक्सर हमारे जो बहुलवादी विचारक लास्की महोदय हैं, इन्हीं से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लास्की का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्तीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। लास्की ने लिखा है दोस्तों कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहरी मामलों में वह दूसरे राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से वह सीमित होता है। इस तरह से लास्की ने अपना विचार दिया था। तो बी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि अध्यक्षीय सरकार में, दोस्तों अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बी है आपका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, या मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है, या राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अध्यक्षीय सरकार में दोस्तों क्या होता है? 4 कंडीशन दी गई हैं। तो याद रखिएगा, अध्यक्षीय सरकार में दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन जो बनेगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अधिशात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान दोनों होता है और उसकी शक्तियां भी वास्तविक होती है, वह जनता के प्रति ही उत्तरदायी
होता है। तो ऑप्शन जो बनेगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेशात्मक शासन प्रणाली का दोष है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आदेशात्मक शासन प्रणाली है इसका एक दोष आपको बताना है। आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, बी है शासन में स्थिरता, सी दिया गया निर्णय में तत्परता और डी है विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। तो दोस्तों आदेशात्मक शासन प्रणाली का इसमें से एक दोष क्या हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें यदि दोष की बात की जाए तो आदेशात्मक शासन प्रणाली में जो दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो समन्वय है, यह जो है इसका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। इसलिए जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदेशात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ऐसे में इन अंगों के मध्य संयोजन एक मुश्किल कार्य है। यह प्रणाली नियंत्रण एवं संतुलन पर कार्य करती है, अर्थात विधायिका कार्यपालिका को तथा कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित व संतुलित करती है। यानी कि ऑप्शन ए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो समन्वय है उसका अभाव देखने को मिलता है आदेशात्मक शासन प्रणाली में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 16 और प्रश्न की आदेशात्मक शासन प्रणाली की प्रमुखता विशेषता यह है कि यह युद्ध और शांति काल दोनों में कुशल है, या यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है, या यह दल बदल के दोष से स्वतंत्र है, या यह मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब जानते हैं कि कम खर्चीली की तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपके पास 16 नंबर का ये प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो सकता है कि आदेशात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके विषय में मैंने एक वीडियो जो बनाया था, किसी इस तरह का प्रश्न आया था तो कोई थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आदेशात्मक शासन प्रणाली में अब उन्होंने कहा था संसदात्मक शासन प्रणाली में जो सरकारें स्थिर रहती, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग इस समय काफी दिन से अध्ययन कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा संसदात्मक शासन प्रणाली में सरकारें स्थिर नहीं रहती हैं, क्योंकि उसमें जो सरकारें होती है वह कई दलों से मिलकर भी बनी हो सकती हैं या एक दल की भी बनी हो सकती हैं। उसमें कई तरह के विचार भी होते हैं दलों में, इसके लिए वह स्थिर नहीं मानी जाती हैं। लेकिन जो एकात्मक या आदेशात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, वहाँ पे सरकारें स्थिर रहती हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 देखिए कह रहा है, निम्नांकित राज्यों के गठित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करें। तो आपको बताना है जो राज्य गठित हुए थे उनकी काल मतलब इतिहास के अनुसार देखना है कि कब कौन सा कब कौन सा कब कौन सा। तो यहाँ पे देखिए गोवा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो गोवा कब इसका गठन किया गया, हिमाचल प्रदेश का कब गठन किया गया और हरियाणा सिक्किम इस तरह से दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा 17 के लिए दोस्तों क्या आंसर बनेगा, आप लोग गेस कर चुके होंगे। दोस्तों सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो इसमें हरियाणा का गठन किया गया था, ठीक है, इसका हरियाणा का गठन किया गया था। फिर इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, फिर इसके बाद देखेंगे तो सिक्किम, तब जाके गोवा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो 3 नंबर आएगा पहले, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 2 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, यानी कि 32 और 41। 32 और 41 देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों एक बात और आप इसके विषय में थोड़ी सी जान लें। संविधान में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का आगमन या गठन, नए राज्यों की रचना, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों के बदलाव को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों जो 368 के तहत दोस्तों संशोधन होता है, तो यह संशोधन इसके अंतर्गत नहीं आता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो कभी कभी संशोधन में ये पूछ दिया जाता है कि यह संशोधन के अंतर्गत 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा या नहीं, तो नहीं आता है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है ये आपका 18। प्रश्न है, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 500, 484, 485, 403। क्या आंसर होगा 18 के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विधानसभाओं की बात करें दोस्तों, 170 के अनुसार जो इसका प्रावधान किया गया है तो 500 हो सकती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, ठीक है, 18 के लिए।
जी बिल्कुल ठीक है, 500 हो सकते हैं। ऑप्शन जो बनेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 19 और प्रश्न है, किसी प्रांत के राज्यपाल को दोस्तों किसी राज्य के जो किसी भी प्रांत के जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनको इसमें से 4 कंडीशन दी गई हैं, उनके विषय में देखते हैं क्या-क्या है। पहला दिया गया है कोई भी विवेकाधिकार नहीं है, दूसरा है बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, तीसरा है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, यानी कि विशेषाधिकार है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 के लिए आप लोगों का आंसर मुझे लगता है कि बहुत ही अ, आसान तरीके से समझ चुके होंगे, गेस कर चुके होंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी प्रांत के कोई राज्यपाल हैं तो उनको दोस्तों कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों के राज्यपालों को विवेकाधिकार कृत्य और विवेकाधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इस तरह के जो राज्यों में आप देखेंगे तो उनको कुछ जो है विवेकाधिकार उनको प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है और प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो 20 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन जो बनेगा डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखें इसके विषय में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 के अंतर्गत, इसको दोस्तों न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रबंध ये करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, जिसमें आपको 2 सदस्य देखने को मिलते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल या 70 साल की आयु, यानी दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तक होता है। लेकिन उनको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप लोग याद रखें, इनकी नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, हटाएंगे राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। कौन? ऑप्शन दिया गया है कनाडा के प्रतिरूप पर, बी है यूएसए के प्रतिरूप पर, सी है ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए जो प्राधिकृत हैं वह कनाडा के प्रतिरूप पर। दोस्तों यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है लगभग ये 60 देशों के अध्ययन के बाद यह भारतीय संविधान जो है इसको बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, संविधान जो भी बनाने वाले उसमें लोग थे, जिसमें से कहेंगे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, मुख्य भूमिका उन्हीं की होती है। तो ये मान के चलिए कि इन लोगों ने कितना अध्ययन किया, बी आर अम्बेडकर जी ने किन किन देशों के संविधानों को उन्होंने पढ़ा, तब जाके इस तरह के संविधान का हमारे देश में निर्माण हुआ। और आज हम लोगों का विश्व में एक ऐसा संविधान है जिसकी मिसाल दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, वित्त मंत्री, राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। तो 22 के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों याद रखिएगा, धन विधेयक जो विधानसभा या राज्यपाल की अनुमति से दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। सी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानसभाओं के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया। जो धन विधेयक है, ठीक है, किसी राज्य का धन विधेयक जो है वह निम्न सदन जो होता है उसी में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राज्य का निम्न सदन कौन सा है। अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है कि राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से और 30 वर्ष से, 35 वर्ष से, या 18 वर्ष से। तो 23 के लिए याद रखिएगा, राज्य की विधान परिषद सदस्य का होने के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष से
कम का उम्र नहीं होना चाहिए। बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल आपका जो 169 है दोस्तों, इसमें विधान परिषद का वर्णन किया गया है। 173 जो आर्टिकल है, इसके अनुसार दोस्तों किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूरी करना होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये राज्यपाल के विषय में दिया गया है दोस्तों, और आप लोग राज्यपाल के विषय में आप लोग पढ़े होंगे। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान इनको कौन सा आर्टिकल देता है? 24 नंबर का ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा आपका अनुच्छेद जो 213 है, इसी के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कौन सी? अध्यादेश जारी करने का। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य के विधानसभा सत्र में या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उससे उन परिस्थितियों में सही प्रतीत होगा। तो सी आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? दोस्तों मार्क्सवाद का अंग नहीं पूछा है। ऑप्शन है आपके पास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कल्याणकारी राज्य, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए आंसर यदि कोई कहे कि नहीं आ रहा है तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, कल्याणकारी राज्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद के अंग जो है देखा जाए तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कि इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्यवस्था इसे व्याख्या ये लोग करते हैं, वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, जिसे हम लोग अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से भी जानते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये नहीं लोग हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, यह किसका कथन है? अरस्तू का है, प्लेटो का है, एंजल्स या मार्क्स का है? दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, और इसके लिए जो आंसर बनेगा इसमें सी यानी कि एंजल्स इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, ऐसा एंजल्स ने कहा है। दोस्तों एंजल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उस समय होती है जब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में विभाजित हो जाता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। यह तो समाज की अपनी उपज है जो विकास के एक चरण में उस दौरान सामने आती है जब पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर विरोध अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा एंजल्स इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एंजल से ही लोग ये मार्क्स वगैरह जो हैं काफ़ी प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि सामाजिक संविधा के विचार को वर्तमान में नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया? दोस्तों सामाजिक संविधा का जो विचार है वर्तमान की बात की जाए तो नए रूप में कौन पुनर्जीवित किए? नॉजिक ने, रॉल्स ने, ऑक्सफोर्ड ने या हन्ना अरेंट ने? तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा नए प्रश्न लग रहा है। तो याद रखिएगा 27 नंबर के लिए जो आंसर बनेगा रॉल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रश्न घुमावदार था लेकिन आंसर रॉल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिए रॉल्स ने न्याय के नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण किया है। ठीक है, कौन सा? तो याद रखिएगा अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण किया है। किसके लिए दोस्तों? न्याय के नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है 28 नंबर का, और तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहले मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था, सी है मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, डी है मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। दोस्तों लॉक ने कहा था कि जो मनुष्य थे प्राकृतिक अवस्था में बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, मस्त रहते थे। ठीक है, तो भाई मतलब एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह का देखिए ऑप्शन कौन लग रहा है? तो याद रखिएगा
अनुच्छेद कह रहे हैं दोस्तों, ये बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, मतलब वह अपने दिमाग से सोचता था, विवेक से सोचता था कि ये क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, इस तरह से वह कार्य करता था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर कह सकते हैं, ये जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपने तरफ से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा करने का कोशिश करता हूँ देने का, लेकिन फिर भी कहीं कोई त्रुटि होती है तो आप लोग जरूर से कमेंट करके सुझाव दिया करें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 30, और प्रश्न है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में सर्वप्रथम कब पेश किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2001 से लेकर 2002 के बीच में, या 2008 से लेकर 2009 के बीच में, या 2013 से 2014, या 2010 से 2011। तो क्या आंसर होगा? 30 नंबर का ये प्रश्न है, और 30 के लिए दोस्तों जो आंसर बनेगा 2008 से 2009 के बीच में दोस्तों जो नोटा है, इसको मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में, ठीक है, पेश किया गया था। नोटा वही कि मतलब मेरा अधिकार मेरा मत किसी को नहीं जाएगा भैया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। दोस्तों याद रखें, नोटा अर्थात इनमें से कोई नहीं, नोटा का प्रयोग भारत की मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 2008 से लेकर 2009 में पेश किया गया था। इसके अंतर्गत मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार दिया है। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का सबसे पहला राज्य है। भारत के निर्वाचक आयोग में दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया था। वर्ष 2014 में नोटा संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि नोटा जो है दोस्तों, यह पूरी तरह से पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 2014 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन बनेगा बी। देखते हैं इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है कि किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अच्छा प्रश्न है। ब्राइस है, सीले है, लिंकन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर बनेगा? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। 31 के लिए आप लोगों का जो आंसर आएगा, मुझे लगता है कि आप लोग देख चुके होंगे अपने दिमाग में, अपने मन में सोच चुके होंगे। ऑप्शन बी सीले। ठीक है, सीले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यह स्टेटमेंट देखा जाए तो सीले से संबंधित है। लोकतंत्र के बारे में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस प्रकार अलग हो जाती है कि डायसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशिष्टता मानते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का मॉडल पेपर, और ये पॉलिटिकल साइंस का था। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी हम लोग लाइव सेशन में मिलने वाले हैं 2-3 दिनों के बाद। ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल काम है व्यक्तिगत, तो उसको मैं जल्द से पूर्ण करके जल्दी से हम लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे। लाइव सेशन में थोड़ा जुड़े रहते हैं लोग तो अच्छा भी लगता है। वैसे क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर से इन्हें देखिएगा, और जो नहीं आए उस पर थोड़ा सा मंथन करिएगा ताकि एग्जाम में आप और भी अच्छा करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।